नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आपसी विवाद को लेकर सुपेला क्षेत्र में 2 ग्रुप की महिलाओं में जमकर हुई मारपीट। विवाद इतना बढ़ा कि दूसरे ग्रुप ने लड़कियों की आंखों में डाली मिर्ची पाउडर। दुर्ग जिले में एक किसान कर्ज से परेशान होकर अपने घर में की खुदकुशी। पुलिस कर रही मामले की। मोर मकान मोर अधिकार योजना में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी के द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला गया मोर्चा। 2500 बेरोजगारी भत्ता की घोषणा के बाद रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने के लिए बेरोजगारों की बढ़ी संख्या। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई सुपेला के लक्ष्मी मार्केट में कल देर रात लड़कियों और महिलाओं के ग्रुप में जमकर मारपीट हुई। मामला पैसे के लेन देन का था। दोनों ग्रुप एक दूसरे को चप्पल लात घूस से मारने लगी और इसी बीच एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप की लड़कियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। दुर्ग जिले के धमदा थाना इलाके के गांव रहटादा के एक किसान ने कर्ज से परेशान होकर रसूखदारों के कारण जहर पीकर मौत को गले लगा लिया। ईश्वरी प्रसाद ठाकुर करके व्यक्ति हैं 56 साल के रहटादा के, जिन्होंने 28/1 को कीटनाशक का सेवन कर लिया था, जिनका 5/2 को उनकी मौत हो गई थी। जिनके लड़के के पास एक सुसाइड नोट पाया गया था, जिसको 2-3 को उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें सोनपाल यादव, नन्हे यादव नामक व्यक्ति राघवेंद्र कृषि केंद्र का भटेला वाले उनका नाम लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने 70,000 उनका बताया है, परंतु उसके पश्चात वो लोग के द्वारा 3 लाख 5 लाख का मांग किया जा रहा है करके, जिस पर जाँच जारी है। नन्हे यादव के द्वारा अपना बिल प्रस्तुत किया गया है। जितना भी उनके द्वारा कीटनाशक और अन्य सामग्री जो उनको विक्रय किया गया है, उन सभी का बिल प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2,86,000 रुपये कुछ रकम उसमें GST बिल के साथ लगाएगा। पापा सुसाइड किए हैं। सुसाइड करने से पहले 1 हफ्ते पहले आए थे कुछ लोग, पापा को धमकी वगैरह दे रहे थे। सोनपाल यादव और उनके दामाद और सुशांक यादव और नन्हे यादव पापा को धमकी वगैरह दे रहे थे, पैसे कैसे नहीं दे रहे, ऐसा वैसा करके। पापा बोले कि धीरे धीरे दे दूंगा ऐसा करके, और पापा बोल भी रहे थे 70,000 है, उनको बढ़ा दिए 5 लाख ऐसा करके। वो कुछ नहीं बोले। वो लोग आए थे ना, उससे पहले बोले थे कि कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम लोग ज़्यादा चिंता मत करो, उसका 70,000 बस देना है, वो लोग बढ़ा दिए हैं ऐसा वैसा करके बोल रहे थे। उनको सज़ा दिलाना चाहते हैं। और उन लोग का पापा खाए थे उससे पहले, उसके बाद भी कॉल आया था उन लोग को, हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो कहाँ है आपका पति, ऐसा वैसा, यहाँ धमधा में थाना में बुलाओ ऐसा वैसा करके बोल रहे थे। तो वो बोले हमारे यहाँ मम्मी कि मेरे पति अभी ऐसे ऐसे हालत में है, और वो जो था गंडई से वो यकीन भी नहीं कर रहा था,
झूठ बोल रहे हो, कहाँ पे हो, ऐसा वैसा करके धमकी दे रहे थे। मतलब कुछ भी जो बड़े हैं उनके साथ तमीज़ से बात करना भी नहीं आता था उनको, और घर में आके भी धमकी वमकी दिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही। लेकिन हम लोगों को नहीं लगता था कि, और पापा से भी बदतमीजी से बात करते थे कि गाड़ी दोनों को लेके आना, ये करना, पैसे नहीं दोगे तो पुलिस के पास लेकर जाएंगे, ऐसा वैसा करके। और कभी कभी आते थे तो मैं बस रहती थी घर में, तो मेरे को भी पैसा वैसा का धमकी वमकी देता था, मोबाइल वोबाइल का। घर वर में घुस के एकदम बदतमीजी जैसा बात किया है मेरे साथ भी। और वो लोग आए थे तो हम लोग बोले थे कि पापा नहीं है घर पे, वो आएंगे तो बता देंगे, ऐसा करके। फिर भी घर पे घुस के पूछताछ कर रहा था और चेक वगैरह कर रहा था, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा वैसा करके बदतमीजी से बात कर रहा था। मोर पति है जहर खा के यहाँ हो गए, घर में आवत रही धमकी चमकी सब देवत रही से। तो मोरे सामने में आके बोली तो 70,000 है भाई, मैं धीरे धीरे दूँ, जैसे कि बोली से तब भी 5 लाख बताई, तो 5 लाख के कारण यह कर दी। और घर में जब 2 दिन से फिर रात में फोन आई, तब फोन से की से गुरुवार के दिन, तो वही रात के ना आने वाले रीते दिन जहर रखे से, जहर खाए के बाद फिर मैं हॉस्पिटल ले गए। तब फिर कल तब मोबाइल में तब मैं उठाऊँ तो मोलन बन बोल दी तैसने पे तैसने। और यहाँ दुर्ग में मोर पति हॉस्पिटल में है, और जो मैं कहे हैं तोर कारण खाए जहर ऐसे कि बोले हैं। और सब चीज़ का घर के पट्टा खेत के सब चीज़ ला मांगत रही, गाड़ी वाड़ी सब ला दे, ऐसे कि मोर पति धमकी दे सोकरे कारण खाए हैं। क्या है, पापा को ना कर्जा था 70,000 का मात्र, उनको देना था। उन लोग ब्याज लगा के 5 लाख 2.5 लाख बता रहे हैं। तो हम लोग भी बहुत आर्थिक स्थिति तंगी है। पापा ही बोल रहे थे दे दूंगा इन लोग, और मम्मी लोग भी बता रहे थे कि लोग घर में आके धमकी चमकी दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, मार देंगे, मरवा देंगे, ऐसे करके। फिर हॉस्पिटल में था उस दिन, पापा को हम लोग ले गए, जिला हॉस्पिटल रिफ़र किए। वहाँ ले गया, पापा के नाक में पाइप डाले थे। फिर हम उसी समय पापा का कॉल आया, उसको मोबाइल में अटेंड नहीं कर पाया, मोबाइल बैग में रखे थे हम पापा का। फिर मेरा नंबर से आया 2-3 बार, मैं अटेंड नहीं किया। फिर लास्ट में किया पापा के, क्योंकि मैं पकड़ा था। फिर वो बोलता है कि भाई वो बोला कहाँ है करके, मैं बोला पापा हॉस्पिटल आया हूँ भाई, से करके दे दूँगा पैसा और दे देंगे धीरे धीरे करके। फिर वो मेरे से ताऊ से बात करने लगा, कहाँ है तेरे पापा, झूठ बोल रहा, दूँगा पैसा तेरे को, ऐसे करके क्या बोले। उसके बाद 9 दिन तक अपन वहाँ से फिर मैं कारा रिफ़र कर रहे थे अपन को। फिर हम लोग जल्दी में कैसे करके गंगोत्री हॉस्पिटल ले गए, वहाँ 9 दिन रखे। फिर वहाँ सुबह 9 पापा का डेथ हो गया संडे को। फिर ले आए हम लोग। उसके बाद यहाँ आए के बाद कार्यक्रम में पाने के बाद पापा का जो भी होगा, जो मिल जाए हम लोग को, जो हम लोग की स्थिति खराब है, चेक वेक कर रहे थे, तो मेरे पापा का ना सुसाइड नोट उसके डायरी में मिला। उसके बाद मैं इधर बताया सबको। मोर मकान मोर अधिकार योजना में कई गड़बड़ी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष केएस चौहान ने वर्तमान सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। आगामी 15 मार्च को जनमानस की मूलभूत समस्याओं और केंद्र सरकार की योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलने वाले मोर मकान मोर अधिकार योजना के तहत बने मकानों के आवंटन राशि में राज्य सरकार द्वारा की गई वृद्धि को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजधानी रायपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। विधानसभा घेराव को लेकर पूरी तैयारियां बीजेपी द्वारा कर ली गई है। घेराव को लेकर बीजेपी उपाध्यक्ष केएस चौहान का कहना है कि वर्तमान सरकार 16 लाख परिवारों के साथ विश्वासघात कर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रही है। मोर आवास मोर अधिकार के तहत हम 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। उसमें आम जनता मानस का आक्रोश दिखेगा। जो राज्यांश जो देना चाहिए था भूपेश सरकार को 16 लाख परिवार के छत के लिए, वो अभी तक उन्होंने नहीं भरा है, जो कि पूरे 16 लाख परिवार के साथ ये विश्वासघात है और अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना है, जो कि उन्होंने अभी बजट में भी उसका प्रावधान नहीं किया है। तो अब छत से ऊपर जा चुका है पानी और हमें जवाब देना है भूपेश सरकार को। एक जिंदगी बीत जाती है आशियां बनाने में, उन्हें शर्म नहीं आती है बस्तियां चलाने में। तो भूपेश सरकार को इस 16 लाख परिवार को जवाब देना होगा और अपना राज्यांश देना होगा
और इनका सपना पूरा करना होगा। वहीं रिटायर्ड फौजी ने भी अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि वर्तमान में उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। केंद्र सरकार की योजना मोर मकान मोर आवास के तहत मुझे भी मकान मिलना चाहिए, जिससे वह अपने परिवार के साथ गुजर बचाव कर सके। मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ। मेरे पास ना घर है, न द्वार है, न जमीन जायदाद है। मकान किराए में रहता हूँ और ऐसा कोई मेरे पास सुविधा नहीं है कि मैं ज़मीन खरीदूँ या मकान बनाऊँ। जो हमारा सरकार लागू किए हैं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने, वही लागत से मुझे भी जो है घर द्वार का बंदोबस्त किया जाए, ताकि अपने परिवार को लेकर के, अपनी बहू बेटा लेकर के मैं उसमें निवास कर सकूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बजट में 2 साल तक बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ता देने की घोषणा से दुर्ग जिले के मालवीय नगर चौक स्थित रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने के लिए बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि देखी गई। दुर्ग रोजगार अधिकारी ने बताया कि कार्यालय में पंजीयन कराए अब तक जिले में 1,43,000 पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार हैं। हालांकि विभिन्न विभागों द्वारा सीधे वैकेंसी जारी कर देने की वजह से नौकरी प्राप्त कर लेने वालों का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आता। वैसे यहाँ कुछ पंजीयन के लिए आते हैं तो कुछ रोजगार कार्ड के नवीनीकरण के लिए। वहीं कुछ लोग एक जिले से दूसरे जिले में रोजगार कार्ड का स्थानांतरण कराने के लिए आते हैं। यहाँ पंजीयन के लिए शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के भी युवा पहुँच रहे हैं। लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग लाइन लगी थी। अधिकारियों के मुताबिक लंबे समय बाद रोजगार कार्यालय में इतनी लंबी लाइन देखी गई। देखिए, अभी ऑफिशियली हमको तो ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए कोई गाइडलाइन जारी हुआ है, परंतु जैसे जानकारी में आया है दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से, तो उसमें रोजगार कार्यालय की भूमिका केवल पंजीयन का है और पंजीयन के माध्यम से ही वो आवेदक उसका रजिस्ट्रेशन का काम चालू करेगा और जनपद पंचायतों के माध्यम से उसका वितरण सुनिश्चित होगा और पात्रता का निर्धारण भी जनपद पंचायत और नगरीय निकायों के माध्यम से होना है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। मोबाइल फोन में बात करते जा रही युवती का मोबाइल अज्ञात आरोपी छीनकर फरार हो गया। मामला स्मृति नगर का है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बनी रही ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
बाद आप सभी का स्वागत है। जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संघ की अध्यक्ष गीता बाग की बहाली की मांग को लेकर प्रांतीय स्तर पर परियोजना अधिकारी के दफ्तर का घेराव किया गया। प्रांतीय आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संघ ने परियोजना अधिकारी रचिता नायडू के दफ्तर का घेराव किया। दरअसल पिछले दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संघ के द्वारा वेतन वृद्धि किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था, जिसका नेतृत्व जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संघ के अध्यक्ष गीता बाग के द्वारा किया जा रहा था। उनके इस कार्य को देखते हुए परियोजना अधिकारी रचिता नायडू ने गीता बाग को बर्खास्त कर दिया, जिस पर नाराजगी जताते हुए समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संघ ने जिला परियोजना अधिकारी रचिता नायडू के दफ्तर का घेराव करते हुए तत्काल गीता बाग की बहाली की मांग की। संयुक्त मंच में हड़ताल किए थे 28 तारीख से और 6 फरवरी से हमारा जुझारू संगठन हड़ताल में उतरा था। उसी बीच 26 तारीख को मुझे फ़ोन आया परियोजना अधिकारी मैडम के द्वारा और निर्धन कन्या विवाह के लिए मोबाइल नंबर मांगा गया था। मैं अध्यक्ष होने के नाते वैसे तो हम लोग पूरा काम करते हैं, है ना, जितनी योजना है शासन की सारे काम करते हैं, और मैडम मोबाइल नंबर मांगी तो मेरे द्वारा न देने के लिए बात कही तो सीधा सीधा मैडम बोलती है कि तुम्हारा सेवा समाप्ति मैं आदेश देती हूँ करके। तो मैं बोली मैडम आप जैसा समझें। तो सुबह सोमवार के दिन तुरंत सेवा समाप्ति का आदेश जो है अनुशंसा के लिए वो मेरे व्हाट्सएप जो हम लोग का ग्रुप चलता है हमारे सेक्टर का बोरसी ग्रुप, उस ग्रुप में डाला गया और मैं शाम को देखी। उसके बाद हम लोग तुरंत 28 तारीख को हम लोग जिला कार्यक्रम अधिकारी से मतलब मैसेज में सर से समय मांगे तो सर शाम का समय दिए थे। सर से भी हम लोग चर्चा किए लेकिन ऐसा कोई संतुष्टि वाला सर भी कोई बात नहीं किए। उसके बाद कंटिन्यू हम लोग मैडम से सर से मिले ही रहे हैं। फिर विधायक सर के यहाँ भी हम लोग 2 दिन उनके घर में घेराव किए थे। विधायक सर भी बोल रहे हैं कि बहाली कर दो करके, तो मैडम बोलती है हाँ कर देंगे। अब ये तो मैं नहीं बता सकती कि मैडम क्यों ऐसा घुमा रही है, वो वही बताएगी। कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत मेरे से दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि जो भी मैडम कहती है कि गीता मेरा हर जगह शिकायत करती है, तो मैं शिकायत कहीं नहीं करती। जो भी है हमारे मानदेय के लिए या ईंधन के लिए जो भी राशि हम लोग की नहीं आती है उसी चीज को मैं बात रखती हूँ सभी बहनों के तौर पे। प्रदेश भर में प्रांतीय आह्वान पर जब सभी जिलों में हड़ताल हुआ है तो मात्र दुर्ग जिले की गीता बाग को क्यों बर्खास्त किया गया, यह कारण पूछना चाहते हैं हम परियोजना अधिकारी से। सबसे पहले बर्खास्तगी हमारे प्रांतीय पदाधिकारी और प्रांत अध्यक्ष का होता है, ये नियम के विरुद्ध है। आप किस कारण से इनको बर्खास्त किए हो, आप व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। हम चाहते हैं कि तुरंत अब बर्खास्तगी को निरस्त करते हुए बहाली करो। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग थोक सब्जी मंडी के समय में परिवर्तन किए जाने की मांग को लेकर थोक सब्जी व्यापारियों ने मंगलवार को नया रुख अपनाते हुए मंडी के बाहर ही अपनी सब्जियों को बेचना शुरू किया और मंडी दलालों की मनमानी पर नाराजगी जताई। दुर्ग जिले के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सब्जी मंडी में सब्जी लेकर थोक सब्जी व्यापारियों ने अपने माल को मंडी के बाहर ही बेचा। दरअसल कोरोना काल के समय थोक सब्जी मंडी में सब्जी नीलामी के समय में परिवर्तन कर सुबह 4 बजे कर दिया गया था, लेकिन अब जब कोरोना खत्म हो गया है तब सब्जी लेकर मंडी पहुंचने वाले व्यापारियों ने कलेक्टर से निवेदन किया था कि सब्जी नीलामी के समय में परिवर्तन कर सुबह 9 बजे किया जाए। कलेक्टर के द्वारा किसानों की मांगों को देखते हुए समय में पुनः परिवर्तन कर सुबह 9 बजे सब्जी नीलामी की घोषणा की गई थी। बावजूद इसके मंडी के दलालों ने प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए समय में परिवर्तन नहीं किया और सुबह 4 बजे ही सब्जी की नीलामी की, जिससे मंडी में सब्जी लेकर पहुंचने वाले व्यापारी काफी परेशान हैं और उन्होंने यह निर्णय लिया है कि जब तक मंडी में सब्जी नीलामी के समय में परिवर्तन नहीं किया जाएगा वे अपना माल बाहर ही बेचेंगे। किसान अपने खेतों में ताजी सब्जी लेकर के थोक सब्जी मंडी में बेचने 9 बजे पहुँचे, जैसा कि प्रशासन का आदेश है कि मंडी में नीलामी 9 बजे से चालू होगा स्थानीय बाड़ी की सब्जियों का। मगर 2 दिन से शासन प्रशासन के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। अंदर में जो थोक सब्जी के दलाल हैं वो 7-8 बजे तक नीलामी समाप्त कर देते हैं। इनका माल आता है 9 बजे, इनका माल बिकवा नहीं पा रहे हैं। तो किसान अपनी बाड़ी का ताज़ा सब्जी लेकर के यहाँ आम उपभोक्ताओं को बाज़ार से कम रेट में दे रहे हैं और किसानों को भी फ़ायदा ये हो रहा है कि अंदर मंडी में दलाली हमाली देना पड़ता है, तो बाहर माल बेचने से न दलाली है न हमाली है। तो ये बाज़ार ऐसा है जिसमें किसानों को भी फायदा है और आम उपभोक्ताओं को भी फायदा है। एक लिए हम लोग दलाल मन मजबूर करे है। तो हमार मांग रही है कि कोरोना के पहले जो समय रही दोपहर वाले मंडी, वो समय हम लोग दे दिया जाए। काबर कि अब कोरोना काल भी खत्म हो गए, आदमी स्वतंत्र है, तो
ये हमारा सुबह मंडी में बहुत समस्या होते मैडम। सुबह भी 4 बजे से चालू हो जाते, ये में हमारा भाजी पाला वाला विशेष दिक्कत है। हमारा भाजी पाला पूरा खराब हो जाते, ना वो बेचे के लिख रहा है ना खाए के लिख नहीं रहा है। हमारे बाहर बैठे के उद्देश्य ये है रे कि मंडी प्रशासन ला कलेक्टर आदेश करे रही है कि 9 बजे से किसानों का माल बेचा जाए, तो मंडी प्रशासन का आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो ये हमारे में बैठे कारण है कि मंडी प्रशासन या कलेक्टर जो आदेश करे वो अपन आदेश के पालन करे। हमला मेरे बैठे के शौक नहीं है, अपन हमला हमारा समय दे दे, हम मंडी में ही माल बेचबो, ये मेरे बैठ के हम नहीं बेचेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बीते दिनों प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने 5वां और अंतिम बजट पेश किया है, जिसमें करोड़ों रुपए की सौगात राज्य के विभिन्न नगर निगम के शहर विकास के लिए दी गई है। 100 करोड़ रुपए रायपुर निगम, 50 करोड़ बिलासपुर निगम को दिए गए हैं, तो वहीं सिर्फ 25 करोड़ रुपए दुर्ग नगर निगम को दिए गए हैं। दुर्ग निगम को दी गई राशि को लेकर भाजपा उपाध्यक्ष के.एस. चौहान ने क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। अभी नगरीय प्रशासन विभाग का एक बजट आया है, जो बजट में 1000 करोड़ पूरे छत्तीसगढ़ का बजट है। उसमें 100 करोड़ रुपए रायपुर नगर निगम को दिया गया है, 50 करोड़ रुपए बिलासपुर को दिया गया है, 60 करोड़ रुपए भिलाई नगर निगम को दिया गया है और सिर्फ 25 करोड़ रुपए दुर्ग नगर निगम को दिया गया है। ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों, यहाँ के विधायक, यहाँ के महापौर की जो अक्षमता है वो उसको दर्शाता है कि ये वहां पर जाके अपने खुद की पार्टी से इतना फंड भी नहीं ला सकते हैं अपने शहर के लिए। जिस जनता ने उनको बनाया उसी के लिए ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है और इस चीज को उनको देखना चाहिए और वहां पर डिमांड करनी चाहिए कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप हमारे को फंड दे। इससे अच्छी तो हमारे पूर्व जो महापौर रह चुकी है हमारी सुश्री सरोज पांडे जी, वो योगी सरकार के रहते हुए भी सबसे ज्यादा फंड यहाँ पर लेके आती थी और वहां पर दिन भर बैठ के अपनी मांगे, जो जायज मांगे हैं उनको पूरी करवाती थी। यहाँ पर तो आपको अपना प्रस्ताव ही रखना नहीं आ रहा है, तो आप फंड क्या लाएंगे? आपको ये देखना चाहिए, जिस जनता ने आपको बनाया है उस जनता के प्रति आपको विश्वास में खरा उतरना चाहिए। आपकी अक्षमता यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। बेमेतरा जिले में एक ट्रैक्टर चालक ने जानबूझकर अपनी दबंगई दिखाते हुए राजस्थान से आए भेड़ों के झुंड को ट्रैक्टर से रौंद दिया, जिसमें 5 भेड़ों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और वहीं बाकी भेड़ों की मौत इलाज के दौरान हुई। चरवाहा ने थाने में शिकायत दर्ज कर चालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। और भमरदा गांव है, हमारा भेड़ी मार दिया 10 ठो। किसने मारा? और कोई सुभाष नाम जाट है हरियाणा का। और मतलब हमारा भेड़ी रोड चलता था पहले, थोड़ा बहुत उनका कोई रोड आज तक विवाद हुआ था, तो बकरा पकड़ा था, बकरा छुड़वा के आया तो फिर उनमें पीछे आके मतलब ट्रैक्टर चढ़ा दिया, हमारे ऊपर चढ़ा रहा था, तो हम तो मतलब हमारी जान बचाई, फिर भेड़ा के ऊपर चढ़ा दिया था। थाना गया तो वहाँ कुछ रिपोर्ट के गड़बड़ कर दिया, फिर यहाँ मतलब एसपी साहब के पास यहाँ आए। गरीब आदमी है, पेट पालन करते हैं सर, हम उनका मुआवजा चाहते हैं और क्या। तो अपने घर में जाके, जैसा घर में गया, घर में गाड़ी खड़ी थी, ट्रैक्टर लेके भेड़ी के पीछा किया। सामने गांव था भंवरदा, गांव के अंदर जैसे भेड़ी घुसी, पीछे से ट्रैक्टर लेके आया, जैसे हमारे चरवाहा लड़के लोग चरा रहे थे, उन्हें के ऊपर गाड़ी चलाना और गाड़ी से उसने कुचलने का जब प्रयास किया, ये लोग अपना जान बचा के, अपना जीव बचा के भाग दिए। तो जानवरों को इतना बेरहमी से उसने कुचला है बीच बस्ती के अंदर में। अगर गांव वाले अगर अपना सत्य न छोड़े, गांव वाले अगर अपनी ईमानदारी पे गवाह दे सकते हैं, पूरे गांव के बीच में ये घटना हम गरीबों के ऊपर घटी है, तो हमारी ये गांव वालों से भी निवेदन है, छत्तीसगढ़ सरकार से भी निवेदन है, शासन प्रशासन से भी है और सभी लोगों से भी निवेदन है कि हमारी गरीबों की पुकार बन के गरीबों की रोजी गई है, रोजी हमें दिलाओ, बस इतनी हमारी छत्तीसगढ़ सरकार से भी निवेदन है, बेमेतरा के एसपी साहब से भी निवेदन है, यहाँ के जितने भी प्रशासन है सबसे हमारा निवेदन है, गरीबों की पुकार बन के हमारी गरीबों की मदद करे, बस ये हमारा निवेदन इतना ही है। ग्राम चावड़ी के पास 1 मार्च की रात अज्ञात कार में आग लगने के बाद परिवार लापता था। दरअसल पुलिस ने इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है। सिमरन सिकदार ने कर्ज के बोझ से लदे परिवार ने मौत की झूठी कहानी गढ़ी ताकि परिवार को बीमा की 72 लाख रुपए राशि मिल सके। कार को जंगल और सुनसान इलाके में जलाने के बाद से सिमरन सिकदार अपने पत्नी और दोनों बच्चों के साथ कार जलाकर उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा घूम रहे थे। आखिर अपने ही फार्म हाउस में आकर रुका था, जिसे पुलिस ने सकुशल बरामद किया।
बता दें कि कार जलने के बाद से लापता परिवार को तलाश करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 5 टीमें खोजबीन में लगी रही। अपनी ही कहानी में फंसते देख 13 दिन बाद परिवार वापस अपने फार्म हाउस पहुंचा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा। दिनांक 1 मार्च की रात को चारामा थाने को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी जो है, कार है, वो एक्सीडेंट होकर के जल गई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो वहाँ पे कोई भी सर्वाइवर्स या पैसेंजर्स हमको दिखे नहीं। फॉरेंसिक टीम से लगातार परीक्षण कराया गया तो कोई ह्यूमन रिमेन्स गाड़ी में नहीं था, तो ऐसा समझ में आ रहा था कि जो परिवार है वो गाड़ी के अंदर तो नहीं फंसा था। उस दिशा में पतासाजी की जा रही थी तो पता चला कि पखांजूर की फैमिली की गाड़ी है, समीरन सिकदर की गाड़ी है। तो जब उनका एक्टिविटी ट्रेस किया गया तो पिछले दिन रायपुर में उनकी एक्टिविटी पता चली। रायपुर धमतरी में लगातार हमारी टीमें फील्ड पे एक्टिव रही। साइबर सेल से भी हमने इनपुट लिया तो ये पता चला कि रायपुर में धमतरी में एक होटल में ये रुका था और अगले दिन फैमिली लेकर के वहां से निकला है। तो उसी एंगल पे हम लोग लगातार काम कर रहे थे और फिर ये कल पखांजूर वापस अपने परिवार के पास पहुंचा और इसने पुलिस से संपर्क किया। सकुशल चारों के चारों यहाँ आ चुके हैं और यही समझ में आया कि जो इससे पूछताछ में बात हुई तो इसने यही बताया कि कर्जे के कारण ये चाह रहा था कि लोग इसे मृत समझे। एक्सीडेंट को इसने ऐसा स्टेज किया था कि लोग समझे कि ये चारों मृत हो गए हैं और इनको इंश्योरेंस का पैसा मिले। इंश्योरेंस के पैसे से इनकी फैमिली जो है कर्जा उतार देती और फिर धीरे से बाद में ये कभी फैमिली से संपर्क करता और मॉनेटरी बेनिफिट्स जो है वो लेता। तो चारों को हमने सकुशल बरामद कर लिया है। वापस लौटने का कारण भी इसने यही बताया कि लगातार जो मेरा प्लान था वो फेल हो गया और दबाव बन रहा था पुलिस का। साथ साथ जो परिवार में है बच्चे जो है वो काफी अटैच हैं फैमिली से, तो बच्चों को लेकर ये गया था बाहर तो वो लोग भी वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिनके कारण इसको वापस कराना पड़ा। जो इसने बताया था कि फैमिली क्योंकि इनकी काफी अटैच थी, बच्चे जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अटैच थे, तो उस वजह से ये लोग बच्चे लोग बार बार उनको याद करते थे। तो वो भी एक इसके दिमाग में फैक्टर था कि ये परिवार से दूर आ गया है तो फिर ये वापस बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहता था, तो इसलिए भी वापस आया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।